नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास आज खबरें होने वाली हैं क्योंकि जनमत के इस मंच पर हम उन खबरों की बात करते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश और आप से सरोकार रखने की खबरों की बात करते हैं तो आज वो खबर जिससे आपको बाखबर होने की जरूरत है, वो सबसे बड़ी खबर है वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई। 8 घंटे का समय चर्चा के लिए दिया गया था। चर्चा अब भी चल रही है। ये सहमति बनी क्योंकि वक्तव्य ज्यादा लोगों का था, वक्ता ज्यादा है और इसलिए समय बढ़ा दिया गया है। कुछ ही देर में वोटिंग हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर अभी आ रही है, जरा जल्दी से फ्लैश कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से आज दिन भर सदन के अंदर गहमा गहमी नजर आई। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। 2 घंटे का समय बढ़ा दिया गया। 8 घंटे का समय तय किया गया था। 8 बजे तक ये चर्चा होनी थी, लेकिन वक्ता ज्यादा थे, मन की बात ज्यादा थी और यही वजह रही कि 2 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है। अब से महज अगर देख लीजिए तो 1 घंटे के बाद वोटिंग होनी है। लोकसभा में फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा अब भी जारी है। 2 घंटे का अतिरिक्त समय बढ़ाया गया, यानी 8 बजे से उसे 10 बजे तक कर दिया गया। रात 10 बजे का समय बेहद खास हो जाएगा क्योंकि रात 10 बजे ही लोकसभा में संशोधन बिल पर वोटिंग होनी है। और अगर नंबर्स के लिहाज से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान है क्योंकि शुरू से ही यह कहा जा रहा था कि सहयोगी साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर संशय है। लेकिन जब आज चर्चा शुरू हुई, टीडीपी ने कल ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और आज जेडीयू ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया और इस लिहाज से 272 का वो आंकड़ा जो इस बिल को पास होने के लिए चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार यानी एनडीए की तरफ से वो आंकड़े पूरे होते हुए नजर आते हैं। 10 बजे जब वोटिंग होगी हम उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दिन भर से यानी 12 बजे से आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई। 8 घंटे का समय कल तय कर दिया गया था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात रखी गई थी। हालांकि विपक्ष लगातार इसे 12 घंटे की चर्चा चाहता था। आज यह भी कहा गया था, कल की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह भी कहा गया था कि अगर चर्चा सार्थक हो रही होगी, समय कम होगा, वक्ता ज्यादा होंगे तो आपसी सहमति से समय बढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। 8 बजे के बजाय अब 2 घंटे का समय बढ़ाकर 10 बजे तक इस चर्चा को आगे ले जाया जा रहा है। 10 बजे सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग होगी। ये वोटिंग बेहद खास होने वाली है। सभी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से लोकसभा में आज आर पार की स्थिति नजर आई, वो अपने आप में आने वाले समय में राजनीति की एक नई इबारत गढ़ती हुई नजर जरूर आएगी। तो चर्चा अभी चल रही है और 10 बजे वोटिंग का समय तय किया गया है। लेकिन आज जब इस चर्चा की शुरुआत हुई, जब 12 बजे, ठीक 12 बजे, जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने जब सदन के पटल पर इस बिल को सामने रखा, उस वक्त गहमा गहमी की स्थिति थी। किरण रिजिजू ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग ये भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट है, उन्हें इस बिल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अपनी बातों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने एक क्षमा जलाई है हवा के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि ये जो क्षमा है वो भले ही हवा के खिलाफ है, लेकिन जिस तरीके से इस क्षमा को बचाने की शुरुआत हो चुकी है, जिस तरीके से इस बिल को समर्थन मिल रहा है, वो बदले हुई तस्वीर को, देश के बदलते आयाम और देश की बदलती हुई तस्वीर को प्रस्तुत करता है। क्या कुछ उन्होंने सदन के अंदर कहा जब इस बिल को सामने रखा, आइए उन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और संसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का
कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है। धार्मिक व्यवस्था को किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। 2013 में पहला ये बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। टेम्पल के बारे में तो आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग भी समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने ही सालों तक मुसलमानों को ठगा है। जिस तरीके से ये संशोधन आ रहा है वो मुसलमानों के हक में है, मुस्लिम महिलाओं के हक में है। वक्फ बोर्ड के लिए जो संशोधन लाए जा रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए है। वक्फ जिस तरीके से इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई जरूरी थी, बड़ा कदम उठाना जरूरी था। हमने उस बात को समझा और उस प्रयास को ही आज फलीभूत किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के तेवर इसके बाद तीखे ही थे, तल्ख होते रहे, लगातार सवाल पूछा जाता रहा और लगातार इस विधेयक को लेकर सवाल खड़ा किया जाता रहा कि मुस्लिम राइट्स की जब बात आती है, माइनॉरिटी राइट्स की बात आती है, तो ये माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट है। किस तरीके से विपक्ष के तीखे तेवर नजर आए, हम उससे जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएं। उससे पहले इस वक्त आपको सीधे विजय चौक लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विकास ब्रिजेश सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए 2 घंटे का समय बढ़ा दिया गया और कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस वक्त यही हल्ला किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, भाई हम तो 12 घंटे चाहते हैं या 8 घंटे पे समेट रहे हैं। जबकि कल ही ये कह दिया गया था कि अगर मीटिंग सार्थक होगी, चर्चा सार्थक होगी तो हम इसका समय बढ़ा देंगे। आज उस सार्थक पहल में जाते हुए 2 घंटे का समय भी बढ़ा दिया गया। अब भी विपक्ष तीखे तेवर अपनाता रहेगा, एक एक करके उनकी बातें मान तो ली जा रही। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा लावनी जी, ये समय जो है 12 घंटे विपक्ष की तरफ से मांगा गया था, लेकिन 8 घंटे का समय आज तय किया गया था जब इस पूरी वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होनी थी। और 8 घंटे, अब चूंकि 39 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था जिनको आज वक्फ संशोधन बिल पर अपनी राय रखनी थी। विपक्ष के भी कई नेता थे, अगर हम बात करें एनडीए के तो उसके भी कई थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनको मिला के ऐसे टोटल 39 सदस्यों को चुना गया था जिनको आज वक्फ पर अपनी बात रखनी थी। सभी को
स्पीकर ने समय दिया, लेकिन विपक्ष ये कई आरोप लगाता रहा कि आप समय कम दे रहे हैं और लिहाजा तमाम 39 जो सदस्य हैं उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए अब 2 घंटे का समय जो है बढ़ाया गया है, यानी तकरीबन 10 बजे तक इस समय को बढ़ाया गया है। अब अगर इस दौरान बात की जाए, सबसे पहले किरण रिजिजू ने शुरुआत इसकी बातचीत की और तकरीबन आज उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं, उन्होंने आज हास्यास्पद तौर पर यह भी कहा कि आज अगर वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा नहीं हो रही होती तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस सदन में हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं ये भी वक्फ अपना दावा ठोक देता। उसके बाद गौरव गोगोई ने अपने सवाल दागे और ये फिर पूरा जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा, रविशंकर प्रसाद तक पहुंचा और जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बारी आई तो आज उन्होंने तीखे तंज भी किए, अखिलेश यादव पर प्रहार भी किया और पार्टी से लेकर तमाम चीज़ों पर आज बात रखते आए। लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल आज जब तय किया गया था तो उससे ठीक तकरीबन वही समय 12 बजे का समय सदन में बातचीत चर्चा शुरू होने का था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखा गया और आज उन्होंने जो बातें रखी हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, एक तरफ यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समझा रहे हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जिस तरह से जेपीसी का निर्माण किया गया, कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई और उसके बाद लोकसभा के पटल पर देन आफ्टर फिर राज्यसभा के पटल पर ये जो बिल है वो पहुंचेगा। लेकिन यही समझाने की कोशिश थी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने आज ये बात रखी कि अगर ये बिल पास होता है तो मुसलमानों के हकों पर आप डाका डालेंगे। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनके हकों पर जो उनकी जमीन वक्फ में मिली हुई है उसको वो हड़पना चाहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि चेतावनी देते उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन इस देश ने देखा उसी की पुनरावृत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम देशव्यापी एक आंदोलन करेंगे, कई शहरों में इसका विरोध जताएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपने संबोधन में देर शाम आज जब बात रखी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का कानून है और पूर्ण रूप से संवैधानिक कानून है। जेपीसी की एक प्रक्रिया हुई, उसकी कई बैठकें हुई, ना सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं को शामिल किया गया, सभी की राय ली गई और उसके बाद ये कानून लाया गया। तो इसी के चलते आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक अंदाज में कहा कि ये कानून आपको मानना ही पड़ेगा और जो मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो संविधान मानना पड़ेगा। ये बात आज स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने कही और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल भ्रम से पहले तथ्यों को पढ़ लेना चाहिए, प्रमाणों को देख लेना चाहिए और वो तमाम तथ्य और प्रमाण खुद गृह मंत्री सदन के पटल पर रखते हुए बताते हुए नजर भी आए हैं। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत खास समय ये चल रहा है। आप देख लें कि अभी 10 बजे तक का चर्चा का समय दिया गया है, 10 बजे वोटिंग होनी है और वोटिंग के लिहाज से तमाम पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था। तो सबकी निगाहें आज उस चर्चा पर लगी हुई हैं जो अभी सतत 12 बजे से अगर देखें तो लगातार जारी है, क्योंकि वक्फ में संशोधन की मांग कई वर्षों से उठ रही थी और अब वर्तमान सरकार उस संशोधन के साथ नए कानून को, नए बिल को सामने लेकर आई है। हालांकि विपक्ष अभी भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया तीखी दे रहा है, तेवर तल्ख है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए उसी अंदाज में आज गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जवाब भी दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को सवालों के घेरे में खड़ा करने वालों को आज गृह मंत्री ने आईना दिखाने का प्रयास किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। जो मेरे साथी मंत्री बिल लेकर आए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। देश तोड़ दोगे आप लोग। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है
और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। तो अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ में किसी भी तरीके से कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन बोर्ड और परिषद की अगर बात की जाए तो वहां पर ऑडिट करना जरूरी है, एक अथॉरिटी होना जरूरी है ताकि चोरी पकड़ी जा सके। भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही तो यहां पर एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दूं कि 2019 में जहां वक्फ की संपत्ति 5 करोड़ 78 लाख थी, वो 2024 में बढ़कर 8 करोड़ 7 लाख के आसपास पहुंच जाती है आमदनी। लेकिन अगर देखें तो अगर 2019 में 151 करोड़ थी, जो घटकर 2024 में 1.3 करोड़ पर आ जाती है। यानी ये जो कमी हुई है, ये कमी क्यों हुई है, यही बात आज गृह मंत्री अमित शाह सदन में समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना जरूरी है, इसलिए ऑडिट होना जरूरी है, इसलिए नजर रखना भी जरूरी है। वक्फ में हो रहे घोटालों से वक्फ को बचाने के लिए और माइनॉरिटी राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक लाकर चर्चा जारी है, वोटिंग होनी अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच जब 12 बजे चर्चा शुरू हुई और अपने अपने वक्ताओं ने रखना शुरू किया तो कुछ हल्के मूवमेंट्स भी इस दौरान आए। खासतौर से अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से बातें कही, उसी अंदाज में, उसी तंज के अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जवाब भी दिया। ये सवाल जवाब की झड़ी किस तरीके से सदन के अंदर आज देखने को मिली, आइए आपको दिखाते हैं। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। तो जिस तरीके से अंदाज अगर तीखे थे तो कहीं कहीं पर हल्के फुल्के अंदाज में भी एक दूसरे पर तंज करते हुए आज सदन में बड़े नेता नजर आए हैं। लेकिन चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक उम्मीद है, और ये उम्मीद है वक्फ संशोधन विधेयक के अंदर कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक बदलाव जरूरी था। सहयोगियों को संतुष्ट कर लिया गया, विपक्ष के तेवर तीखे हैं, लेकिन आगे किस तरीके से राजनीतिक ऊट करवट बदलेगा, इसे देखना बहुत दिलचस्प होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा अभी लोकसभा में जारी है, कुछ ही देर में वोटिंग होगी। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, सरकार ये कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के मुसलमान, जो देश के मुसलमान हैं,
ये घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बात नहीं हो रही है, देश के मुसलमानों की बात हो रही है। देश के जो गरीब मुसलमान हैं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की बात की गई, बच्चों की बात की गई, जो अनाथ है उनकी बात की गई, जो विधवा महिलाएं हैं जो मुस्लिम समाज में उनकी बात की गई। उनकी हकमारी हो रही थी इतने सालों से, 70 सालों तक हकमारी हो रही थी, उनको उनका असली अधिकार मिल सके इसलिए एक बड़ा संशोधन करना जरूरी था। ये पूरी तरीके से उनके हितों के संरक्षण के लिए है। लेकिन जैसा कि आपने लगातार देखा कि जब से इस बिल के संशोधन की बात हुई, जब से इस विधेयक पर संशोधन की बात हुई है, इसे पटल पर रखने की बात हुई, 2024 अगस्त में इसे रखा गया था पटल पर, लेकिन उसके बाद फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। अब 25 में जब ये सामने रखा गया है तब से लेकर आज तक कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए निरंतर राजनीतिक बयान दे रही हैं, भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि देशव्यापी आंदोलन होगा। यह आंदोलन क्या है, यह कैसा हो सकता है, क्या इसकी आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश में दंगे कराने की प्लानिंग हो रही हो? इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सीएए के दौरान देश ने वैसी परिस्थितियां देखी हैं। अब वर्तमान में भी क्या उन्हीं परिस्थितियों की पुनरावृत्ति की कहानी गढ़ी जा रही है? सीधे ग्राउंड पर जरा चलते हैं विकास के पास। विकास, साफ तौर पर मुझे लगता है कि शायद विकास तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है उन परिस्थितियों के बाद इस संभावना पर, इन आशंकाओं पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के अंदर कुछ अशांति फैलाने के लिए, कुछ गड़बड़ करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, एक कहानी गढ़ी जा रही है। विकास हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विकास, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो निश्चित रूप से जिस तरीके से उलेमाओं की प्रतिक्रिया आई, कुछ राजनीतिक पार्टियों की जो प्रतिक्रिया आई कि देशव्यापी आंदोलन होगा, ये आंदोलन होगा या आंदोलन के आड़ में दंगे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि सीए के दौरान भी देश ने वैसी परिस्थितियां देखी थी। आज के आप क्योंकि दिन भर ग्राउंड पर रहे, क्या सुगबुगाहट, क्या महसूस किया आपने? विकास, बिल्कुल, देखिए लावनी जी, फिलहाल तो मैं एक आपको बड़ा अपडेट बताना चाह रहा हूं कि जो अभी तक खबरें आ रही हैं, खबरें ये भी है कि कार्यवाही जो है 2 घंटे और बढ़ सकती है, यानी तकरीबन ये कार्रवाई जो है 12 बजे तक चल सकती है और 2 बजे के आसपास किरण रिजिजू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अभी तक जो जानकारियां, अभी तक जो अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 2 घंटे का समय, चूंकि अभी तमाम जो सांसदों को बोलना है उनको समय नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में 2 घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है। अब रही बात, आपने जो पूछा कि आज क्या सुगबुगाहट रही, आज देखिए मुझे लगता है कि सुबह से ही दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश तैयार था। जो हालात सीए के समय निर्मित हुए, जो हालात 370 के समय निर्मित हुए, जो हालात कहीं ना कहीं 3 तलाक के समय नजर आए, वो उससे निपटने के लिए दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश तैयार था। और आज यही कहा गया पूरे सत्ता पक्ष की तरफ से कि आप जो भी विरोध करना चाहते हैं वो तार्किक तौर पर करें। लेकिन तार्किक तौर पर कमी नजर आई क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए सरकार की मंशा पर। और आज अगर पूरी प्रतिक्रियाओं को हम देखें, पूरा रवैया हम देखें, जहां लोग, हमने फील्ड पे जब लोगों से बात की जो विरोध कर रहे थे, तो तर्क की कमी नज़र आई। वो एक मुझे मुहावरा याद आता है, मुहावरा क्या, दोहा मुझे याद आ रहा है लावनी जी, कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आज के परिदृश्य में अगर उसे हम देखें तो उसे ये कहेंगे कि वक्फ नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और आज ये भी नज़र आया कुछ लोगों से, जब हमने जो पक्ष में थे, आज बड़ी दिलचस्प तस्वीर एक ये भी आई कि कुछ मुस्लिम महिलाएं बुरखे में थीं, हाथ में तस्वीर थी नरेंद्र मोदी की और कह रही थी कि हम समर्थन करते हैं। और उन्होंने ये कहा, जब उनसे हमने पूछा कि ये जो विरोध कर रहे हैं, जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब एक शादी होती है और दुल्हन की जब विदाई होती है तो बहुत से दुल्हन के पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर मतलब बस ठीक हो जाते हैं। तो वही, और आज उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की विदाई का समय है और ये बहुत से पड़ोसी ऐसे हैं जो सियासी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये समय की बात है, देखने की बात है कि आगे क्या भविष्य इनका नजर आता है। क्योंकि 370 के बाद, सीए के बाद, ये वही लोग थे जो शाहीन बाग या बहुत सारी ऐसी जगहों पर बैठे थे, लेकिन अब कहाँ हैं, अब कुछ नजर नहीं आता। यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीए के बाद एक भी किसी मुस्लिम व्यक्ति की नागरिकता छीनी हो तो आप बताएं और उसके आधार पर आप विरोध करें। तो यही तर्क की जो है कमी नजर आई। आज आपने विपक्ष को भी सुना होगा लावनी जी, सुबह से हम नजर रखे हैं, एक एक सांसद की हमने प्रतिक्रिया सुनी है, लेकिन तार्किक तौर पर जो तर्क रखने चाहिए थे विरोध में या जेपीसी में, जो आज विपक्ष ने कहा कि भाई जेपीसी की हमारी मांगे नहीं मानी गई, लेकिन उन मांगों में तर्क नजर नहीं आया और लिहाजा यही वजह है कि कॉन्फिडेंट नजर आए, चाहे वो किरण
किरण रिजिजू हों, अमित शाह हों, और उन्होंने कहा कि आज हम लोकसभा से पास कराएंगे और कल की जब नया सूर्योदय होगा कल के दिन का, तो उसमें हम राज्यसभा में इस बिल को पेश करेंगे और जो गरीब मुसलमान हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे मुसलमान हैं जिनके हक को डाका डाला गया है, उनको उनका हक दिलवाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बातें, ये इस आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है, विश्वास तब आता है जब आप लक्ष्य और उद्देश्य को तथ्यों और तर्कों के साथ आगे लेकर जाते हैं। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी में नजर आया क्योंकि उन्होंने उद्देश्य और लक्ष्य दोनों ही इस बिल को पास कराने का रखा है और उसके पीछे भी बहुत सारे तथ्य और प्रमाण के साथ आज गृह मंत्री भी नजर आए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी नजर आए, और इतना ही नहीं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता रहे उन्होंने अपनी हर एक बात में विपक्ष को एक करारा तंज भी कसते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि आपके आईने में एक धूल लगी हुई है, कम से कम आप उस धूल को स्पष्ट कर लें, उस धूल को साफ कर लें। बहरहाल विकास आप हमारे साथ बने रहिए इन सबके बीच, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी भी आज ग्राउंड पर बने हुए थे। संवाददाता मीनाक्षी ने खासतौर से बीजेपी लीडर संतोष वर्मा से, बीएल संतोष से बात की, उनका क्या कुछ कहना था इस बिल को लेकर। आइए जरा बातचीत आपको सुना देते हैं। देश उत्साहित है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, अखिलेश यादव काफी आरोप लगाते हुए नजर आए हैं सरकार पर। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो आज लोकसभा में आया है और आज पारित भी होने जा रहा है और कल राज्यसभा से पारित होना है, तब मैं कहूँगा कि वास्तव में ये वक्फ बिल जो है संशोधन का, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत लंबे समय से जिसका था इंतजार, आज वो घड़ी आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में ये संशोधन वक्फ बिल जो आया है ये देश के हित में है और देश के आम मुसलमान के हित में है। सर, जो आम मुसलमान या मैं कहूँ पसमानदा मुसलमान या गरीब मुसलमान, वास्तव में उनके अधिकारों को भी उनका हनन करने का काम होता था और कुछ लोगों ने इसको अपनी एक तरह से जमींदारी मान रखे थे, अपने तरीके से चलते थे। तो इस प्रकार के माफिया टाइप के लोग जिसका दुरुपयोग करते थे, मुझे लगता है कि अब इस संशोधन बिल के माध्यम से एक आम मुसलमान, एक गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, उसको भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार अपनी कमियां इस बिल के पीछे छिपाना चाहती है। देखिए, अखिलेश यादव जी तो कब कब क्या बोलते हैं। अब इसमें लंबे समय से जिस तरह से इसका जो है बिल का बोर्ड का जो है लगातार दुरुपयोग करते चले आ रहे थे, और जब सरकार ने सही समय पर और इसको लेकर आई है तो उनको कमी दिखाई पड़ती है, कमियां छिपाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता से काम करती है, एनडीए की सरकार पारदर्शिता से काम करती है, उन्होंने मोदी जी सबका साथ सबका विकास की तरफ काम करते हैं। तब मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को सही चश्मा लगाकर देखेंगे तो मुझे लगेगा कि इस बिल को जो लेकर आए संशोधन बिल, ये भी ठीक है। और एनडीए की सरकार जो भी काम 2014 से लगातार आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, वास्तव में देश के हित में काम किए हैं, गरीबों के हित में काम किए हैं, किसानों के हित में काम किए हैं, महिलाओं के हित में काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, तो सभी को साथ लेकर के माननीय मोदी चलते हैं। सर, विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि जो सरकार है वो वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है। देखिए, इसमें या तो इन्होंने बिल पढ़ा नहीं है जो संशोधन, मुझे लगता है कि इतनी लंबी चर्चा पहले हुई है तब इसको लेकर के हम आए हैं, और केवल चर्चा ही नहीं, चर्चा के बाद उन्होंने कहा जेपीसी को भेजो, तो जेपीसी में इतनी बैठकों के बाद में जो है सबके सुझाव लिए गए हैं। इसके बाद में भी जो सुझाव आए हैं उनको सुझाव के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शामिल करने का काम किया है। लेकिन फिर भी कितना ही अच्छा काम क्यों ना सरकार करे, उनको तो विरोध ही करना है, तो उनका कोई इसका मुझे लगता है कि इसका कोई हल नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि चाहे बिल हो या भाजपा की माननीय प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, वो सारे काम सभी को साथ लेकर और देश के विकास के काम को दृष्टिगत रखते हुए सबका साथ सबका विकास की तरफ काम करते हैं। सर, अखिलेश यादव कटाक्ष करते हुए भी नजर आए हैं सरकार पर, कह रहे हैं कि अब तक आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए।
अब वो जो उन्होंने सदन में बोला था, मुझे लगता है कि उसका जवाब आदरणीय गृह मंत्री जी ने दे दिया है और अच्छे से दिया है। और उन्होंने कहा भी है कि भाई तुम तो 25 साल अध्यक्ष बने रह सकते हो समाजवादी पार्टी में, जब तक कि उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे तो समाजवादी पार्टी बनने से लेकर के और वो लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। अब वो विरासत में उनको मिल गया है। तो मुझे लगता है कि जो माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि कुछ पार्टियां 5 लोग मिलकर के ही अध्यक्ष बना लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ मेंबरशिप होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो 18-19 करोड़ मेंबर हैं। और उसके बाद में बूथ स्तर से बूथ, और बूथ के बाद में बूथ कमेटी, उसके बाद में मंडल, मंडल के बाद में जिला, जिला के बाद में क्षेत्र, प्रदेश, प्रदेश के बाद में केंद्रीय। तो लगातार हमारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज कोई अगर देखेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से कोई संगठन अगर चलता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का चलता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा है, वर्ष में अगर 365 दिन होते हैं तो लगातार इस देश के लिए, पार्टी के लिए लगातार काम करता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो सरकार स्पष्ट है अपने रुख पर। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक 70 सालों तक मुसलमानों को ठगा जाता रहा है। जो गरीब मुसलमान हैं उनकी हकमारी होती रही है। उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये संशोधन, ये परिवर्तन जरूरी था। अब क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की बात आई है, मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से 3 तलाक के खात्मे के बाद, उस बदले हुए कानून के बाद अब जब एक नया संशोधन के साथ वक्फ बिल सामने रखा जा रहा है, उसे लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कैसे नजर आ रही हैं, आइए आपको जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं। तो आप देखिए, हाथों में तख्तियां ले रखी है, हाथों में फूल है। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हुई मुस्लिम महिलाएं यहां नजर आ रही हैं। वी सपोर्ट मोदी जी। हाथों में ये तख्तियां, मोदी जिंदाबाद के नारे, क्योंकि वक्त में अभी तक किसी भी तरीके से महिलाओं की यहाँ पर प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन ये जो बदला हुआ संशोधन है, ये जो संशोधन विधेयक में किया जा रहा है, इसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है, उन्हें संपूर्ण रूप से मिले, उसे लेकर ये बदलाव सार्थक होगा। और उसी सार्थक बदलाव को समर्थन देते हुए यहां पर मुस्लिम महिलाएं नजर आ रही हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलते हैं जरा ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई सदन की कार्रवाई एक बार और बढ़ा दी गई है। पहले 8 बजे तक का समय था, 2 घंटे बढ़ाकर उसे 10 बजे किया गया और अब रात 12 बजे तक चल सकता है सदन। और 2 बजे बेहद खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू। रात 12 बजे तक सदन चल सकता है। ये वैसी ही परिस्थिति बनती जा रही है। अगर आपको याद हो तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरफ के वक्त भी समय सीमा बढ़ाई गई थी, क्योंकि सार्थक चर्चा हो रही थी। और क्योंकि यहाँ पर वक्ता ज्यादा है, 39 वक्ता है, उनको संपूर्ण समय मिले, उस समय के अनुरूप लगातार समय बढ़ाया जा रहा है। पहले 8 घंटे से 10 घंटे किया गया, अब 12 घंटे का समय। 8 बजे से 12 बजे दोपहर से ये चर्चा शुरू हुई थी, रात 12 बजे तक। और कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो विपक्ष जो मांग कर रहा था, वो मांग पूरी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब कल बैठक हो रही थी, समय को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त भी विपक्ष यही मांग कर रहा था कि 12 घंटे का समय होना चाहिए। उस वक्त में यह कहा गया था कि चर्चा सार्थक होगी, जरूरत पड़ेगी, आपसी सहमति से समय बढ़ा दिया जाएगा। और अब वो समय बढ़कर, अगर देखें, विकास सीधे आपके पास आ रही हूं, अगर देखें तो यहां पर भी विपक्ष की मांग पूरी ही हो गई। 12 घंटे का वो समय चाहते थे। 12 बजे तक अगर सदन की कार्यवाही चलती है तो निश्चित रूप से 12 से 12 घंटे यहां पर पूर्ण हो गए।
बिल्कुल लावनी जी, देखिए विपक्ष ने यही 12 घंटे का समय मांगा था और ये 12 घंटे पूरे होते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मजबूत और इसलिए भी पक्ष को करता है, एनडीए को करता है, क्योंकि सरकार तैयार है पूरी तरह से चर्चा करने के लिए। और जिस तरह से विपक्ष पहले आरोप लगाता आया है अभी तक कि सदन की कार्यवाही जो है वो नहीं चलने दी जाती है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। और आज एक महत्वपूर्ण बिल है जिसका इंतजार किया जा रहा था, जेपीसी की कई दौर की बैठकें हुई, बैठक के बाद कैबिनेट में मंजूरी मिली, उसके बाद लोकसभा में आज पेश किया जा रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि पुरजोर सवाल जितने दागे जा रहे हैं उसके जवाब दिए जाएं, लिहाजा ये कार्रवाई हमने देखी कि 2 घंटे एक्सटेंड की गई थी और अभी ये खबरें मिल रही हैं कि ये कार्रवाई और बढ़ाई गई है और उसके बाद जैसे ही सदन कंप्लीट होगा, फिर चर्चा कंप्लीट होगी, माफ कीजिएगा, उसके बाद वोटिंग की जाएगी। और वोटिंग में देखिए मुझे लगता है कि लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बहुत मजबूत तरीके से आज जितना कॉन्फिडेंस आज के वक्तव्य में नजर आया, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री का हो, किरण रिजिजू का हो, रविशंकर प्रसाद का हो, तमाम लोगों का आज कॉन्फिडेंस जो नजर आया है और उसी आधार पर वो कह भी रहे हैं कि आज हम इस बिल को पेश करेंगे, पास करेंगे और उसके बाद कल की जो बात होगी वो राज्यसभा में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसके पटल पर रखा जाएगा। अब नंबरों की अगर हम बात करें तो आज 272 अंक जो हैं वो चाहिए लोकसभा में पास कराने के लिए और बीजेपी बिल्कुल फुल मेजॉरिटी के साथ 294 नंबर्स के साथ इस समय लोकसभा में रखती है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और बीजेपी के साथ आज जो उसके सहयोगी घटक दल हैं और उनमें जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो हम जेडीयू की बात कर लें, आज जेडीयू की तरफ से जो बातचीत की गई सदन पर, जिस तरह से पहले हम देखते थे कि एक सस्पेंस नज़र आता था, सहयोग तो समर्थन दिया जाता था लेकिन खुलकर नहीं दिया जा सकता था, लेकिन आज जेडीयू के सांसद ने जो अपना वक्तव्य रखा है उसमें तमाम वो पॉइंटर्स जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है उनका भी जिक्र किया। और चाहे हम तमाम जेडीयू की बात कर लें या तमाम और जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनने एक समर्थन दिया और इस तरह का समर्थन, पुरजोर समर्थन दिया। तो लिहाजा बीजेपी और खासतौर ये पर समर्थन ही दिखाता है कि जिस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समर्थन विश्वास से बनता है। और वो विश्वास, क्योंकि 2 सहयोगियों पर सबसे ज्यादा निगाहें थी, टीडीपी और जेडीयू पर, और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उन तमाम सुझावों पर भी चर्चा हुई, उन सुझावों को स्वीकार किया गया और अंततः सबसे बड़ी बात, जैसा आप भी बता रहे थे ललन सिंह, चलिए कुछ बताना चाह रहे हैं विकास, कोई अपडेट आ गया आपके पास, आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि जो समय इसलिए बढ़ाया जा रहा है, चूंकि अभी अब 10 बजे तक का जो समय था इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि अभी कई सदस्य ऐसे हैं जो अभी बात नहीं रख पाए हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, ये वोट डलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पे भी अपना वक्तव्य रखने वाले हैं, लिहाजा वो बातचीत के बाद ये पूरा समय बढ़ सकता है और उसके बाद जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तकरीबन मुझे लग रहा है वो समय 1:30 से 2 बजे तक का समय होगा जब किरण रिजिजू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महत्वपूर्ण, दिलचस्प होगी क्योंकि जिस तरह से चर्चा आज हुई है और वक्फ बिल आपने देखा कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय जब जेपीसी बनी थी तब से विपक्ष के सांसदों द्वारा सियासत का केंद्र सड़क से लेकर सदन तक रहा था, उसको आज जब लोकसभा में पारित कर दिया जाएगा तो किरण रिजिजू देर रात क्या कुछ कहते हैं, संबोधित करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रात की सांस थोड़ा लेंगे, क्योंकि अगर नंबर्स की बात की जाए तो उच्च सदन में भी नंबर्स में कोई कांटे नहीं आने वाले हैं, वहां भी क्लियरेंस मिल जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से समय बढ़ाया जा रहा है, एक और संदेश सीधे तौर पर विपक्ष को दिया गया है कि हम सबकी सुनते हैं, क्योंकि बार बार यह आरोप लग रहा था कि सरकार सुनती नहीं है। और अगर समय बढ़ाया गया है तो निश्चित रूप से सरकार ने एक और मैसेज दिया है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी तत्परता के साथ विपक्ष को भी सुना जा रहा है, तार्किक तौर पर सुना जा रहा है, तर्कों के साथ जवाब भी दिया जा रहा है। हल्के फुल्के यहां पर अंश भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज जिस लक्ष्य के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी उस लक्ष्य की पूर्ति आज हर हाल में करके रहेंगे। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराकर रहेंगे। सदन की कार्रवाई क्योंकि निरंतर चल रही है और इसलिए इस वक्त आपको फिर से सीधे लिए चलना चाहेंगे लोकसभा में कि इस वक्त वहां की परिस्थिति क्या है, सदन में किस तरह से कार्यवाही आगे बढ़ रही है। गरीब मानुष तादेर जन्नो এই ওয়াকফ সম্পত্তি দান করে যান মুসলিম মাইনরিটি কমিউনিটির ভাইরা, এবং যখন দান করেন তা সত্যিকারের লিগ্যাল রাইট আছেন কিনা, অনেকে অনেক কথা বলছেন।
तो 12 बजे तक के लिए समय बढ़ा दिया गया है और जैसा कि जानकारी अभी विकास दे रहे हैं और 2 बजे एक बेहद खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। किरण रिजिजू स्पष्ट कर सकते हैं जब सदन में, लोकसभा में जब इस बिल को पास कर दिया जाएगा उसके बाद की क्या परिस्थिति है, उन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी आज जो सदन में हो रहा है, आज जो सियासत में हो रहा है, आज जो देश में हो रहा है, वो एक नई इबारत गढ़ने वाला है और इस नई तस्वीर के साथ नई दिशा और दशा क्या होगी देश की, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए आप भी सुदर्शन न्यूज के साथ।